अस्सलाम वालेकुम। 1757 में बैटल ऑफ पलासी बंगाल में लड़ी जाती है। ये वो जंग होती है कि जिसमें अंग्रेज नवाब सिराजुद्दौला को गद्दारी से शिकस्त देकर पूरे बंगाल पर काबिज हो जाते हैं। ये वो दौर होता है कि जब तमाम बड़ी बड़ी कॉलोनियल पावर्स यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल चुकी होती है और खास तौर पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट और फार ईस्ट में आपस में मुकाबला कर रही होती हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज कायम कर सके। इंडिया में भी ब्रिटिश, फ्रेंच, डच और पोर्चुगीज आपस में झड़पें कर रहे होते हैं कि किसी तरह इंडिया के होने वाले हिस्से बखरों में से अपना हिस्सा निकाला जा सके। इस कॉलोनियल पावर्स की आपस की लड़ाई का असर उन जंगों पर भी पड़ता है कि जो अंग्रेज हिंदुस्तान के मुसलमान हुक्मरानों को सबड्यू करने के लिए लड़ रहे थे। नवाब सिराजुद्दौला की तरफ फ्रेंच थे और अंग्रेज उनके मुकाबले पर जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर रहे थे वो फोकस करती थी दो एलिमेंट्स पर। एक उसका मकसद गद्दारों को खरीदना था और दूसरा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए मुसलमानों को शिकस्त देना। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की इन तमाम हरकत की वजह से कि जो वो इंडिया पर कब्जा करने के लिए कर रहे थे, फोर्ट विलियम कॉलेज पर सख्ती करना शुरू कर दी और अंग्रेजों की हिकमत अमली नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबले की ये थी कि ट्रेचरी, गद्दारी और धोखे के जरिए उनकी सफों में इंतशार पैदा कर गद्दार खरीदे जाएं और उसके जरिए मुसलमानों को शिकस्त दी जाए। खुले मैदान में अंग्रेजों को मालूम था कि वो नवाब सिराजुद्दौला और कंबाइंड फ्रेंच फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते। बंगाल में अंग्रेजों का किला फोर्ट विलियम बहुत अरसे से तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। नवाब सिराजुद्दौला ने बिलाखिर तंग आकर इसके खिलाफ कार्रवाई की और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। ये वो बुनियाद बनती है जिसके नतीजे में अंग्रेज फैसला करते हैं और उनकी क़यादत एक उनका भेजा हुआ जनरल जो बुनियादी तौर पर एक लुटेरा था लेकिन इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मुलाजिम रखा और दुनिया में वो आज लॉर्ड क्लाइव के नाम से मशहूर जाना जाता है। क्लाइव की क़यादत में अंग्रेज दस्ता नवाब सिराजुद्दौला से मुकाबले के लिए आता है। नवाब सिराजुद्दौला का एक वजीर आजम मीर जाफर अंदरूने खाना अंग्रेजों से साजबाज करके फैसला कर चुका होता है कि ऐन मैदान जंग में गद्दारी के जरिए नवाब को शिकस्त दे दी जाएगी। प्लासी की जंग शुरू होने से पहले सिर्फ नवाब सिराजुद्दौला की आर्टिलरी में चंद फ्रेंच ऑफिसर्स थे, बाकी 50,000 की मकामी फौज, लेकिन कमांडर इन चीफ मीर जाफर। उसके मुकाबले में अंग्रेज फौज थोड़ी थी और ब्रिटिश आर्टिलरी और कैवलरी ज़ाहिरन अगर तादाद से कंपैरिजन किया जाए तो कोई मुकाबला नहीं बनता था। लेकिन ऐन जंग के दौरान मीर जाफर दो गद्दारियां करता है। एक तो यह कि 50,000 फौज में से 45,000 फौज को लेकर जंग से परे हो जाता है। इतनी खौफनाक गद्दारी के बाद अब मुमकिन नहीं था मुसलमानों के लिए कि अंग्रेजों की मज़ाहमत कर सकें। फिर भी मुसलमान आर्टिलरी और 5,000 बचे हुए मुसलमान सिराजुद्दौला की तरफ से लड़े। इसके बाद जो दूसरी गद्दारी मीर जाफर ने की वो ये कि मुसलमान एमुनेशन में जो गन पाउडर रखा हुआ था आर्टिलरी के लिए उस पर पानी डलवा दिया। अब मुसलमानों के पास आर्टिलरी भी नहीं थी। नतीजतन मुसलमानों को शिकस्त होती है और सिराजुद्दौला मैदान जंग से जान बचा के निकलते हैं लेकिन गिरफ्तार होते हैं और बाद में मीर जाफर जिसको अंग्रेज उनकी जगह पर बंगाल का सरबराह बनाते हैं उनको जेल में शहीद करा देते हैं। अगर आज के दौर के हवाले से जंग पलासी का जायजा लिया जाए तो वो पहली जंग थी कि जिसमें कोवर्ट ऑपरेशन, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सैबोटाज के जरिए रिजीम चेंज का प्लान अमल में लाया गया। अंग्रेजों ने पहली मर्तबा मुसलमान दुनिया में किसी हुक्मरान को इस तरह तब्दील किया था और उनको भी अंदाजा हो चला था कि बगैर बराह रास्त जंग किए भी मुसलमानों को गद्दारों और कोवर्ट ऑपरेशंस के जरिए लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट उनके खिलाफ वेज करके भी शिकस्त दी जा सकती है। आइंदा आने वाले तमाम वक्तों में हत्ता के आज के दौर में भी हमारे दुश्मनों का यही तरीका वारदात है। आइंदा आने वाले वक्तों में कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए रिजीम चेंज प्लान अंग्रेजों की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का बुनियादी जुज़ बन चुका था। ये वो दौर था कि जब मुगल हुक्मरान बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। दिल्ली 1761 में की बैटल ऑफ पानीपत के बाद जब अहमद शाह अब्दाली ने शाह आलम को दोबारा मुगलिया तख्त पे बिठा दिया था, उसके बावजूद भी मुगल हुकूमत मजबूत ना हो सकी थी। मुगलों ने आसपास के इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक दफा फिर बंगाल पर हमला किया क्योंकि नवाब सिराजुद्दौला की हुकूमत खत्म होने के बाद मुगलों को सख्त कल्प था कि अंग्रेजों ने गद्दारी के जरिए उनके सूबे पर कब्जा कर लिया।
मगर आइंदा होने वाली बैटल ऑफ बक्सर में मुसलमानों को शिकस्त होती है और अंग्रेज मुकम्मल तौर पर बंगाल पर काबिज हो जाते हैं। उस वक्त मुसलमानों की सिर्फ 3 बड़ी रियासतें बाकी रह जाती हैं कि अगर अंग्रेज उनको हड़प कर लेते तो पूरा हिंदुस्तान उनका था। मुगल इतने कमजोर हो चुके थे कि मजीद कोई मज़ाहमत देने के काबिल नहीं। हैदराबाद दक्कन की मुसलमान रियासत अंग्रेजों की तहादी थी और उसके बाद सिर्फ उनकी राह में जो रुकावट बने हुए थे वो मैसूर के 2 शेर थे जिनकी क़यादत हैदर अली और उनके बेटे फतह अली टीपू कर रहे थे। बंगाल के बाद अब अंग्रेजों ने अपनी तवज्जो मैसूर की रियासत की तरफ कर। मैसूर के हुक्मरान हैदर अली एक गैर मामूली दलेर और मिलिट्री जीनियस थे। उनके स्टेट्समैन होने का अंदाजा इस बात से लगाइए कि वो उस वक्त की ग्लोबल सुपर पावर कॉन्फ्रंटेशन को स्टडी कर रहे थे और ये फैसला कर चुके थे कि अंग्रेजों को रोकने के लिए आलमी ताकतों से मदद ली जाएगी। उनका बड़ा खूबसूरत मकौला था जो उन्होंने अपने बेटे को नसीहत की कि तुम किसी ऐसी फौज को शिकस्त नहीं दे सकते जिसके पास बहुत ताकतवर नेवी हो और वो समुद्रों के रास्ते अपनी रसाई हासिल कर सकते हो। अंग्रेजों को शिकस्त देने के लिए हैदर अली ने स्ट्रेटेजिक फैसला किया कि फ्रेंच फोर्सेस के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया जाए और फ्रांसीसियों की मदद से अंग्रेजों को हिंदुस्तान में फैलने से रोका जाए। हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुक्मरानी की तारीख में पहली मर्तबा सुल्तान हैदर अली ने बाकायदा इन्फेंट्री रेजिमेंट रेज की कि जो जदीद तरीन मस्केट्स और बेनेट से मुसल्लह थी। साथ साथ उन्होंने फ्रेंच टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आर्टिलरी बैटरी रेज की और दुनिया की जदीद तरीन फ्रेंच तोपें मैसूरियन आर्मी में शामिल की गई। तमाम जदीद जंगी हिकमत अमली और हर्बी फनून की डेवलपमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग स्टार्ट किए गए और साथ साथ अपनी फौज को बाकायदा जदीद बुनियादों पर तरबियत देकर अंग्रेजों के मुकाबले के लिए तैयार किया जाने लगा। इस वक्त मैसूर की हालत यह थी कि ये चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ था। एक तरफ मराठास थे जो अहमद शाह अब्दाली से शिकस्त खाने के बाद शुमाली हिंदुस्तान से तो उतर आए थे, लेकिन अभी भी इनकी मैसूर के आसपास बहुत ज्यादा ताकत मौजूद थी। उसके साथ हैदराबाद दक्कन की रियासत थी जिसका हुक्मरान मुसलमान लेकिन अंग्रेजों का इत्तेहादी था। और तीसरी तरफ में मद्रास की तरफ खुद अंग्रेजों की कॉलोनीज थी जिनको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस सारी सूरत हाल में मैसूर की रियासत चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई थी और इनके पास सिवाय अपने वसाइल पर डिपेंड करने के और थोड़ी बहुत टेक्निकल सपोर्ट फ्रांसीसियों से लेने के और कोई रास्ता नहीं था। मैसूर की मुसलमान रियासत और अंग्रेजों के दरमियान 4 बड़ी जंगें लड़ी जाती हैं। इनको एंग्लो मैसूरियन वॉर्स कहा जाता है। इसमें पहली जंग 1766 में शुरू होती है और तकरीबन 3 साल जारी रहती है, जिसमें हैदर अली का मुकाबला कंबाइंड एलाइड फोर्सेस से होता है जिसमें मराठास, निजाम और ब्रिटिश शामिल होते हैं। हैदर अली इन तमाम को शिकस्त देते हैं और उसके बाद अपनी तवज्जो मराठों की तरफ मबजूल करते हैं। पहली मैसूरियन जंग के खत्म होने के बाद अंग्रेजों से जो मुआहदा किया जाता है उसकी शराइत में यह होता है कि जब हैदर अली को जरूरत पड़ेगी तो अंग्रेज इनकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन कुछ अरसे के बाद जब मराठे मैसूर पर हमला करते हैं और हैदर अली अंग्रेजों से मुआहदे की तकमील का कहते हैं तो अंग्रेज इनकार कर देते हैं। उनकी इस गद्दारी पर हैदर अली को बड़ा जलाल आता है और वो फैसला करते हैं कि मराठों से निमटने के बाद एक दफा फिर अंग्रेजों की सरकोबी की जाएगी। ये दूसरी मैसूरियन जंग का आगाज होता है। दूसरी एंग्लो मैसूरियन वॉर 1780 से 1784 के दरमियान जारी रहती है और ये वो जंगें होती हैं कि जिसमें पहली मर्तबा दुनिया के सामने एक यंग जनरल आते हैं जो अपनी फौजों की कमान में अंग्रेजों को बुरी तरह पैदर पे शिकस्तें देते हैं। सुल्तान फतेह अली टीपू का नाम पहली दफा दुनिया इस सेकंड एंग्लो मैसूरियन वॉर में जानती है। टीपू सुल्तान की क़यादत में मैसूरियन फौज मशरिक में अंग्रेजों को बदतरीन शिकस्त देती है। शुमाल में एक अलायंस बनता है मराठों और निजाम हैदराबाद का, उनकी कंबाइंड आर्मी को शिकस्त देती है और जुनूद में अपनी सरहदों की मजीद एक्सपेंशन होती है। ये वो दौर होता है, अगर आप नोट कीजिए, कि अमेरिका में इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी जा रही होती है ब्रिटिश कॉलोनीज और क्राउन के खिलाफ। ब्रिटिश एम्पायर अपनी 13 कॉलोनीज को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे होते हैं और 13 कॉलोनीज ऐलान बगावत करके फ्रांसीसियों से मदद मांगती है। जो फ्रेंच ब्रिटिश जंग अमेरिका पे लड़ी जा रही होती है वो पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये पहली ग्लोबल वॉर थी कि जो फ्रेंच और ब्रिटिश के दरमियान लड़ी गई। इस बात से अंदाजा कीजिए कि जो फ्रेंच फोर्सेस और उनके एलाइज जो अंग्रेजों को अमेरिका से निकालने की कोशिश कर रहे थे वो हिंदुस्तान पर इतनी गहरी नजर रखे हुए थे कि एक बैटलशिप का नाम उन्होंने यूएसएस हैदर अली रखा। जो मज़ाहमत हैदर अली अंग्रेजों के खिलाफ इंडिया में कर रहे थे,
अमेरिका की रेवोल्यूशनरी वॉर में भी उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। 1780 में टीपू सुल्तान ने एक कंबाइंड ब्रिटिश फौज जिसकी तादाद 3000 से ज्यादा थी, उसको क्रश करके रख दिया। अंग्रेज 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर हिंदुस्तान आते हैं और 1757 में बैटल ऑफ पलासी में बंगाल पर कब्जा करते हैं। मगर इस तवील 150 साल के अरसे में उनको इस बदतरीन शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ा था जो उनको 1780 में नौजवान टीपू सुल्तान के हाथों हजीमत उठानी पड़ती है। तमाम ब्रिटिश कॉलम काट दिया जाता है और आइंदा आने वाली कैंपेन्स में हाल यह होता है कि वो लॉर्ड मनरो जिसने बक्सर की लड़ाई में 3 मुसलमान बड़े बड़े सिपा सलारों को शिकस्त दी थी, टीपू के सामने आने के बजाय अपनी तोपें पानी में फेंक कर राह फरार इख्तियार करता है। और इस कदर जिल्लत आमेज शराइत पर दूसरी एंग्लो मैसूरियन वॉर का इख्तिताम होता है कि मद्रास से पैदल चलकर मैसूर अंग्रेज कमांडर इन चीफ आता है और पहली मर्तबा वो वक्त होता है कि जब तमाम शराइत टीपू सुल्तान और हैदर अली की मर्जी से तय की जाती है। ये ब्रिटिश एम्पायर और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इतनी शर्मनाक शिकस्त होती है कि वॉरेन हेस्टिंग्स कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में शिकायत करता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के जर्नैलों को सजा दी जाए कि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन को इतना ह्यूमिलिएट किया है कि वो अपनी तारीख में इतनी जिल्लत से दो चार नहीं हुए। ये सारी शिकस्त और जिल्लत इनको टीपू के हाथों उठाना पड़ती है। 1782 में ट्रीटी ऑफ मंगलोर के साइन होने के बाद दूसरी मैसूरियन एंग्लो वॉर भी खत्म हो जाती है। अंग्रेज जिल्लतामेज शिकस्त से दो चार होते हैं और टीपू सुल्तान पूरे हिंदुस्तान बल्कि आलम इस्लाम के अजीम तरीन जनरल और रहनुमा के तौर पर सामने आते हैं। इसी साल हैदर अली का इंतकाल हो जाता है और टीपू सुल्तान मैसूर की क़यादत अपने हाथ में ले लेते हैं। इस बात में कोई मुबालगा नहीं है कि टीपू सुल्तान उस वक्त की तमाम दुनिया के अजीम तरीन जनरल और कमांडर्स में शामिल होते हैं। मुसलमान दुनिया में तो बिलाशुबा उनसे बेहतर विजनरी, स्ट्रेटेजिक थिंकर, मिलिट्री साइंटिस्ट और बैटलफील्ड कमांडर कोई मौजूद नहीं था। आप आज ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि टीपू सुल्तान की डेवलप की भी मिलिट्री वेपन सिस्टम्स और मिलिट्री स्ट्रेटजीज ने आइंदा आने वाली दुनिया की तमाम बैटलफील्ड का नक्शा तब्दील करके रख दिया। पूरी दुनिया में टीपू सुल्तान उस वक्त सबसे एडवांस थे मिलिट्री टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में। उन्होंने अपना एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन का मैनुअल लिखा जिसका नाम फतहुल मुजाहिदीन था, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स और बैटलफील्ड फॉर्मेशन और जदीद हथियारों के इस्तेमाल को आपस में इंटर रिलेट करने की स्ट्रेटजीज लिखी गई थी। मैसूरियन रॉकेट बैटरीज पहली दफा दुनिया ने देखी जब टीपू सुल्तान ने उनको मैदान जंग में डिप्लॉय किया। रॉकेट आर्टिलरी बैराजेस को मैदान जंग में इस्तेमाल करने की साइंस टीपू की इजाद की। उससे पहले दुनिया की किसी फौज ने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में मैदान जंग में रॉकेट आर्टिलरी को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया था। टीपू ने यह इजाद भी की, डिप्लॉय भी की। अंग्रेज टीपू के बनाए हुए ये रॉकेट इंग्लैंड लेकर गए और उस पर तवील अरसा रिसर्च करने के बाद अपने रॉकेट इस्तेमाल किए, बनाए, जो उन्होंने वाटरलू की जंग में नेपोलियन के खिलाफ भी इस्तेमाल किए। हिंदुस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर अबुल कलाम, जो बाद में उनका सदर भी बना, वो एक्नॉलेज करता है कि दुनिया को मिलिट्री रॉकेट की टेक्नोलॉजी टीपू सुल्तान ने दी। ये बात हमारी तारीख में नहीं मालूम, ना हमारे दुश्मन कभी हमको पढ़ाएंगे, लेकिन एक मिलिट्री जीनियस मुसलमान कमांडर ने दुनिया को वो टेक्नोलॉजीज दी कि दुनिया की भी अक्लें हैरान रह गई। सेकेंड मैसूर वॉर में अंग्रेजों को शिकस्त इस वजह से हुई थी कि टीपू ने जो कई हजार रॉकेट्स की बैटरी फायर की अंग्रेजों पे, इससे इनका गन मैगजीन एक्सप्लोड कर गया। आइंदा आने वाली जंगों में भी टीपू की रॉकेट बैटरी अंग्रेजों के लिए बवाल जान बनी है। वो काम जो मुगल अपने कई सौ साल दौरे हुकूमत में नहीं कर सके, टीपू ने चंद सालों में करके दिखा दिया था। वेपन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कई फैक्ट्रीज और लेबोरेटरीज काम कर रही थी। उस वक्त मैसूर का हाल यह था कि आसपास की दुनिया से लोग मैसूर आते थे मिलिट्री टैक्टिक्स, वेपनरी और बैटलफील्ड स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए। 1789 में तीसरी एंग्लो मैसूरियन वॉर शुरू हो जाती है, मगर उस वक्त आलमी सतह पर फ्रांस में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन फूट पड़ती है और फ्रांस इस काबिल नहीं होता कि टीपू सुल्तान की अंग्रेजों के खिलाफ मदद कर सके। दूसरी तरफ गद्दारों की वजह से और बहुत भारी तादाद में मराठों और निजाम हैदराबाद की फौजों की शमूलियत की वजह से टीपू सुल्तान को इस जंग में शिकस्त हो जाती है और मजबूरन टीपू सुल्तान की सल्तनत के बहुत बड़े बड़े इलाके अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। यह तक होता है कि टीपू को अपने 2 बेटे यरगमाल के तौर पर अंग्रेजों के पास छोड़ने पड़ते हैं। यह बहुत बुरी शिकस्त होती है और उसके नतीजे में मैसूर की रियासत बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है।
आइए अब हम आपको तारीख का एक हैरान कुन वाकया सुनाते हैं। 1798 के आसपास नेपोलियन फ्रांस पर हुक्मरान बनकर सामने आता है और पूरी दुनिया में नेपोलियनिक वॉर्स का आगाज हो जाता है। नेपोलियन और टीपू सुल्तान बहुत गहरे एलाइज थे, आपस में कोरेस्पॉन्डेंस थी, इनका खतो किताबत थी और मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये मिलकर बना रहे थे पूरी दुनिया में अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। इस पूरे खित्ते में नेपोलियन टीपू सुल्तान को अपने बहुत मजबूत इत्तेहादी के तौर पर देखता। इन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी ये बनाई कि नेपोलियन मिस्र फतह करता हुआ इंडिया की तरफ आएगा और हिंदुस्तान पहुंचकर टीपू सुल्तान के साथ मिलकर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनाया जाएगा जो इस रीजन से अंग्रेजों को निकालेगा। मगर यह प्लान इसलिए कामयाब नहीं हो सका कि ब्रिटिश जनरल नेल्सन ने नेपोलियन के फ्लीट को मिस्र में शिकस्त दे दी। बाद में आने वाले वक्त में एक अंग्रेज दानिश्वर ने कंपैरिजन किया है नेपोलियन और सुल्तान टीपू का, और उसका एनालिसिस यह है कि टीपू नेपोलियन से ज्यादा बड़े जनरल थे। वो ड्यूक ऑफ वेलिंगटन जिसने वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को शिकस्त दी थी, वो भी टीपू सुल्तान के हाथों बुरी तरह शिकस्त खाते खाते बचा था और खौफ खाता था टीपू से। इससे अंदाजा कीजिए कि टीपू का मिलिट्री जीनियस होने का मकाम कितना बुलंद था। 1798 में जबकि फ्रांसीसियों के इंडिया दाखिल होने का खतरा खत्म हो चुका था, उसके बावजूद अंग्रेजों ने अपने तमाम इत्तेहादियों को जमा किया और मराठों निजाम और अपनी बहुत भारी फौज के साथ मैसूर पर हमला करके सरंगापट्टम का मुहासरा कर लिया। सरंगापट्टम के मुहासरे के दौरान भी अंग्रेजों ने जुर्रत और दलेरी से हमला करने के बजाय गद्दारी, साजिश और कवर्ट ऑपरेशंस का रास्ता इख्तियार किया। सुल्तान के वजीर मीर सादिक को खरीद लिया गया और उस गद्दार ने ऐन उस वक्त कि जब अंग्रेज फौजें किले की दीवारों पर हमला कर रही थी, उसने ऐलान करा दिया कि सिपाही आके अपनी तनख्वाहें ले जाएं और सिपाही मोर्चे छोड़कर पीछे हट गए। दूसरी तरफ तहखाने में जो मुसलमानों का मैगजीन था जिसमें बारूद रखा हुआ था, उसमें पानी छुड़वा दिया और तमाम आर्टिलरी मुसलमानों की बेकार होकर रह गई। इस सूरत हाल में अंग्रेज आर्टिलरी जब मुसलसल दीवारों पर हमले कर रही थी तो दीवार एक तरफ से टूटकर गिर गई। जैसे ही सुल्तान को इस बात की इत्तला होती है, वो तलवार उठाकर उस तरफ बढ़ते हैं ताकि दाखिल होते हुए अंग्रेजों को रोका जा सके और खुद दीवार से निकलकर बाहर आ जाते हैं। मुसलमान फौज दरवाजा खोलकर बाहर आती है और टीपू के साथ बाहर मुकाबला शुरू हो जाता है। जो ही थोड़ी सी फौज बाहर आती है, वो गद्दार मीर सादिक दरवाजे पीछे से बंद करवा देता है। अब सुल्तान के पास दोबारा किले में जाने का भी कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। उनके मुशीर उनको मशवरा देते हैं कि आप अंग्रेजों के सामने अपने आप को पहचान करा दीजिए ताकि आपकी जान बख्शी हो जाएगी। यहां पर वो शेर वो तारीखी जुमला कहता है कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, और तलवार हाथ में लेकर दीवानावार जंग में कूद पड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं। सरंगापट्टम की मुकम्मल तबाही के बाद अंग्रेज टीपू की लाश को तलाश करते हैं और अंग्रेज मौर्रख खुद लिखते हैं कि जब लाशों के दरमियान टीपू को देखा गया तो उनकी आंखें खुली हुई थी, जिस्म गर्म था और हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी और करीब अंग्रेजों की लाशें बिखरी हुई थी। अंग्रेजों का हाल यह था कि खौफ के मारे टीपू के करीब नहीं जाते थे कि कहीं ये शहीद टीपू उठ के इनकी गर्दनें ना उड़ा दे। जब टीपू की मैयत सरंगापट्टम में आती है तो पूरे शहर में कोहराम मच जाता है और टीपू की लाश पर खड़े होकर अंग्रेज जनरल हैरिस ऐलान करता है कि अब हिंदुस्तान हमारा है। एक शानदार जश्न का इंतजाम किया जाता है और टीपू और मुसलमानों की तौहीन के लिए तमाम मुलाजिमों को वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो टीपू सुल्तान और मुसलमान उमरा और शुरफा के होते थे। आज भी बड़े बड़े होटलों के बाहर जो आप बैरों और वेटरों के लिबास देखते हैं, जो लंबा सा कोट और लंबी सी कुला वाला लिबास इन्होंने पहना होता है, ये असल में अंग्रेजों की शुरू की हुई रिवायत है। जो ये लिबास टीपू सुल्तान और मुसलमान शुरफा के थे और इनको जलील करने के लिए अंग्रेजों ने ये रिवायत शुरू की जो कॉलोनियल पीरियड से शुरू होकर आज भी हमारे माशरे में जारी है। सलाहुद्दीन अयूबी के बाद अंग्रेज जिस मुसलमान जनरल की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं लेकिन दिल में उससे नफरत भी करते हैं, वो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान के महल से अंग्रेजों को ऐसी अजीब और गरीब नादिर अशिया दरियाफ्त हुई कि उनकी अक्लें दंग रह गई। एक बहुत मशहूर शेर जिसको टीपूज लाइन कहा जाता है, वो एक लकड़ी का हैरत अंगेज शेर था कि जो एक अंग्रेज फौजी को हड़प कर रहा था। इंसानी कद के मुताबिक इतना बड़ा वो मैकेनिकल शेर जिसको चाबी दो तो वो चलता भी था और उससे शेर के धाड़ने की आवाज आती थी और अंग्रेज के मरने के चीखे मारने की आवाजें निकलती थी। ये इतना गैर मामूली अजीब और गरीब अजूबा था
جس کو انگریز انگلینڈ لے گئے اور آج برٹش میوزیم میں یا شاید رائل البرٹ میوزیم میں ٹیپو ٹائیگر کے نام سے نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو سرنگا پٹم میں اپنے والد حیدر علی کے ساتھ دفن کیا گیا اور آج تک ہندوستان کی آزادی کے لیے مسلمانوں کے عظیم ترین رہنما، کمانڈر، جنرل، فریڈم فائٹر، تھنکر، فلاسفر، اسٹریٹجسٹ کے طور پر ٹیپو سلطان کو یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان حیدر علی اور سلطان فتح علی ٹیپو کو یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں آج انتہاء سحر 5:32 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ ٹائیگرز آف میسور کہا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کو خود بھی ٹائیگرز سے عشق تھا۔ ان کی ہر چیز پر ٹائیگر بنا ہوتا تھا۔ ان کے جھنڈے پہ ٹائیگر تھا، ان کا جو تخت تھا وہ ٹائیگر تھرون کہلاتا تھا۔ انہوں نے وہ لکڑی کا شیر بنوایا انگریزوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، اور ان کی تمام جنگی حکمت عملی بھی دلیری، جرت، پھرتی اور غیرت ٹائیگر سے لی ہوئی۔ شیر میسور پوری دنیا کے لیے ایک نشان تھے جرت پر۔ انگریز مورخ اپنے تمام تر تعصب کے باوجود مجبور ہیں کہ ٹیپو کی تعریف کریں، لیکن وہ ٹیپو کو جہاں موقع ملتا ہے گھٹیا اور ذلیل کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ٹیپو اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین اسٹیٹسمن میں تھے۔ ہم نے ان کی وار اسٹریٹجی اور ویپن ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی ہے، آئیے ذرا ان کی گلوبل ڈپلومیسی پہ بھی بات کریں۔ اس وقت کی تمام سپر پاورز کے ساتھ سلطان ٹیپو نے رابطے قائم کیے۔ ان کی فوکل پوائنٹ ٹریڈ اور ٹیکنالوجی تھی۔ ایک طرف انہوں نے پوری دنیا سے ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی، چائنا سے وہ سلک ٹیکنالوجی لے کر آئے، ویپنری اور ایکسپلوسیوز کی ٹیکنالوجی چائنا سے لائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پورے مڈل ایسٹ، گلف، حتیٰ کہ افریقہ تک انہوں نے اپنی ٹریڈنگ پوسٹ بنائی۔ ایک طرف افغانستان اور روس تک اپنے تجارتی راستے کھولے۔ گلوبل ڈپلومیسی میں ترکی کے سلطان سے رابطہ کیا، اپنی سفارت وہاں بھیجی اور ترکی کے سلطان سے مدد طلب کی۔ افغانستان اور ایران کے حکمرانوں سے رابطے قائم کر کے گلوبل ریجنل اسٹریٹجک الائنس بنانے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف، اور چاروں طرف اپنے اسٹریٹجک، اکنامک، ڈپلومیٹک اور ملٹری انٹرسٹ کے لیے اس قدر گلوبل ڈپلومیسی کو شروع کیا کہ انگریز بھی دنگ رہ گئے۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف پوری برٹش امپائر جس پر سورج نہیں ڈوبتا، ایک طرف میسور کا صرف ایک شیر جو چھوٹی سی ریاست میں محدود ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں انگریزوں کی ملٹری اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی کو کاؤنٹر کر رہا ہے۔ ٹیپو سلطان نے پوری برٹش امپائر کو ڈیفنسو پہ ڈال دیا تھا، اور ان کو ریئیکٹیو ڈپلومیسی اور ملٹری کیمپینز کے ذریعے ٹیپو کی ہر چال کو توڑ سوچنا پڑتا تھا۔ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے، نیوی بہت بڑی تھی، اور وہ سازشی ذہن کے ملک کے اندر وہ غدار خریدنے میں کامیاب رہتے تھے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے جا رہے ہیں کنلے کے تعاون سے۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں آج انتہاء سحر 5:37 ہے۔ یہ سحری کے اوقات آپ تک پیش کیے گئے کنلے کے تعاون سے۔ اس کی وجہ سے بلاخر ٹیپو کو شکست ہوئی، ورنہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ نہ ہندوستان انگریزوں کے پاس کبھی آتا، اور نہ ہی کبھی انگریز اس پورے خطے میں اتنے کامیاب ہو سکتے اگر ٹیپو سلطان اپنی ملٹری اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی میں کامیاب ہو جاتے۔ انگریزوں کو باقاعدہ ترک سلطان کے ساتھ معاہدات کرنے پڑے، کیونکہ اس وقت ترکی اور روس کی جنگیں ہو رہی تھیں اور ترکی خطرے میں تھا۔ اس حوالے سے انگریزوں نے ترک سلطان کی کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے مجبور کیا ان کو کہ وہ ٹیپو سلطان کی مدد نہ کر سکے۔ اس کے باوجود سلطان نے اپنی تمام تر حمایت کا یقین بھی دلایا۔ اسی طرح پرشیا اور افغانستان میں ٹیپو سلطان کی ملٹری ڈپلومیسی اور اسٹریٹجی کی وجہ سے ایک اتنا بڑا الائنس بننے کے قریب ہو گیا کہ انگریزوں کو اس پورے خطے میں خطرہ ہو گیا۔ انگریزوں کو باقاعدہ ملٹری ایکسپیڈیشنز لانچ کرنے پڑے ٹیپو سلطان کی اس ڈپلومیسی کو روکنے کے لیے۔ پورے میسور میں یونیورسٹیز، کالجز اور ہائی ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹس قائم کیے گئے۔ انہوں نے اپنے سکے جاری کیے، اپنے ویٹس اینڈ میجرز شروع کیے، اپنا کیلنڈر جاری کیا۔ پورے ملک میں ایسا فلاح کا سوشل ویلفیئر سسٹم قائم کیا کہ میجورٹی کی ہندو رعایا بھی سلطان ٹیپو سے شدید محبت کرتی تھی۔ سول کنسٹرکشن میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کرائے کہ جس میں بڑے بڑے ڈیم، سڑکیں، اسکول، پہاڑی راستے،
اور اس قسم کی کنسٹرکشن جو اس وقت ناممکن تصور کی جاتی تھی وہ ٹیپو نے شروع کرا کے مکمل کرائی۔ سر والٹر اسکاٹ جو مشہور انگریز ہے، اس نے کمپیریزن کیا ہے نیپولین اور ٹیپو کا، اور ٹیپو کو نیپولین کے مقابلے میں زیادہ عظیم جنرل اور اسٹیٹسمن قرار دیا۔ 1799 میں امت مسلمہ کا یہ عظیم ترین بیٹا اور مسلمانان ہند کی آخری امید شہید کر دیا جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کو اب ہندوستان میں روکنے والا کوئی نہیں تھا، اور اگلے 50 سال کے عرصے میں وہ تقریباً پورے ہندوستان پر اس طرح قابض ہو چکے تھے کہ سلطان دہلی بہادر شاہ ظفر صرف اپنے قلعے تک محدود ہو کر رہ گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی ایک آخری مزاحمت تھی مسلمانوں کے لیے اپنی عزت اور آبرو کو دوبارہ حاصل کرنے کی۔ اس میں بھی مسلمان تقریباً کامیاب ہو جاتے اگر غدار اور ہندو مسلمانوں کی صفوں سے عین دوران جنگ الگ نہ ہو جاتے۔ 1857 کے بعد مکمل طور پر انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی سے لے کر برٹش کراؤن کے تحت دے دیا جاتا ہے، اور انگریز 90 سال حکومت کرتے ہیں، جب تک 1947 میں 2 آزاد ریاستیں ہندوستان اور پاکستان وجود میں آتے ہیں۔ ٹیپو سلطان ہندوستان کے مسلمانوں اور عوام کے بھی ہیرو ہیں، اور پاکستان کے ہیرو تو وہ ہیں۔ ٹیپو کی شہادت صرف مسلمانوں ہی کے لیے ناقابل تلافی نقصان نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا بھی ایک عظیم ترین جنرل اسٹیٹسمن اور ایک ایسے دانشور بادشاہ سے محروم ہو گئی جس نے پوری دنیا کی ملٹری اسٹریٹجی کی تاریخ تبدیل کر دی، اس ملٹری انوویشنز کی وجہ سے جو اس نے اپنی لیبارٹریز میں تیار کی تھی۔ جس زمانے میں ٹیپو سلطان میسور میں انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے، اسی دوران میں خلافت عثمانیہ کے کچھ علاقے روسیوں کے زیر تسلط جا رہے تھے۔ داغستان، چیچینیا اور کافکاز کے علاقوں میں روسی پیش قدمی کرتے ہوئے مسلمان علاقوں پر قبضہ کر رہے تھے، اور وہاں بھی ایک زبردست تحریک مزاحمت پیدا ہو چکی تھی۔ آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس تحریک مزاحمت پر بات کریں گے جو مسلمانوں نے چیچینیا، داغستان اور کافکاز کے علاقوں میں روسیوں کے خلاف لڑی۔